वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले व्याख्यान में कोज़र के संघर्ष के सिद्धांत को कर रहे थे और उसके अंतर्गत मैंने कोज़र ने जो संघर्ष के बारे में अपने विचार रखे हैं कि संघर्ष समाज के लिए लाभदायक है, उसके प्रकार्यात्मक पक्ष की उन्होंने चर्चा की, उस पर हमने चिंतन किया, उस पर हमने चर्चा की है। आपने संघर्ष की प्रकृति के बारे में बताया। आपने कहा संघर्ष दो प्रकार का होता है, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। जब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं वो वास्तविक संघर्ष है, और जब हम केवल संघर्ष के लिए संघर्ष करते हैं वो अवास्तविक संघर्ष है। इसी प्रकार इन्होंने कहा संघर्ष की उत्पत्ति के भी दो मूल कारण हैं, एक तो व्यक्ति स्वयं और एक दो समूहों के बीच में जो संघर्ष होता है उसकी उन्होंने चर्चा की है। और इन्होंने कहा संघर्ष जहाँ संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं वहाँ संघर्ष की संभावनाएं भी बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि वहाँ हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार अभी तक हमने संघर्ष के बारे में जो कोज़र ने कहा उसकी चर्चा की थी। आज हम कोज़र के द्वारा संघर्ष के प्रकारों की चर्चा करेंगे। कोज़र ने संघर्ष के प्रकारों के बारे में बताते हुए कहा है कि संघर्ष संबंधों की निरंतरता, सततता और स्थायित्व की दृष्टि से लाभदायक होता है। इन्होंने कहा किसी भी समूह के संबंधों की निरंतरता के लिए, उसके स्थायित्व के लिए संघर्ष सदैव लाभदायक रहता, हानिकारक नहीं होता। अन्य समूह से संघर्ष के समय समूह की आंतरिक एकता बढ़ जाती है, जिसमें दृढ़ता आ जाने से आंतरिक विघटन को रोकने, व्यवस्था को कायम रखने, समाज को नियंत्रित करने और आचरण संबंधी नियमों की स्थापना करने में भी संघर्ष सहायक होता है। यदि आप अखबार पढ़ते हैं, आसपास के समाचार देखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, हम देखते हैं राष्ट्र के अंदर जब आंतरिक कलह की संभावना बढ़ जाती है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में युद्ध की घोषणा कर देता है, और जब दूसरे राष्ट्र के साथ हमारी युद्ध की घोषणा जब हो जाती है तो हमारी आंतरिक जो कलह है, आंतरिक संघर्ष जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा इसका मूल कारण यह है कि जब हमारे बाह्य समूह के साथ में संघर्ष होता है तो हमारा अंतः समूह में एकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि परिवार में देखें, हम आपस में भाई लोग जो हैं, आप देखते हैं जब परिवार में संपत्ति का वितरण होता है, संपत्ति को लेकर भाइयों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब किसी पड़ोसी से या अन्य व्यक्ति से कोई झगड़ा होता है तो वही भाई जो कि संख्या में 4-5 जो भी हों, जिनका आपस में जो संघर्ष चल रहा था, भाई वो आपस का संघर्ष भूलकर एकजुट होकर अपने उस दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे समूह के साथ या पड़ोसी के साथ संघर्ष को तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार संघर्ष जो है समूह के अंदर आंतरिक एकता उत्पन्न करता है, उसके विघटन को रोकता है, समाज को नियंत्रित रखने में हमारी सहायता करता है और आचरण संबंधी नियमों की स्थापना करने में भी संघर्ष सहायक होता है, क्योंकि इन नियमों की पालना करने पर ही हमें मालूम है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार संघर्ष कई बार हमारे लिए, कोज़र के दृष्टिकोण में संघर्ष हमारे लिए लाभदायक होता है। फिर ये कहते हैं शक्ति संतुलन में भी संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघर्ष की परिस्थिति नए मित्रों और सहयोगियों की खोज के लिए अवसर प्रदान करती है। अन्य समूह से संघर्ष करने वाले समूह अपने अस्तित्व के लिए निरंतर सजग व जागरूक रहते हैं। इन्होंने कहा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शक्ति संतुलन में संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शक्ति संतुलन आप समझ रहे हैं कि हमने बताया था पूर्व में भी, जब संघर्ष होता है तो एक तो प्रभुत्व वर्ग होता है और एक पराजित वर्ग होता है, एक विजयी वर्ग होता है, एक पराजित वर्ग होता है। अब शक्ति संतुलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्होंने कहा संघर्ष की परिस्थिति में हम नए मित्रों और सहयोगियों की खोज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो पावरफुल लोग हैं उन पावरफुल लोगों के साथ में किस प्रकार से संघर्ष किया जाए, तो हम नए मित्र बनाते हैं, नए सहयोगी खोजते हैं जो हमें उस पावरफुल ग्रुप के साथ में संघर्ष करने में सहायता प्रदान करें। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे समूह का आकार भी बड़ा होता है और हमारे अंदर समूह के साथ संघर्ष करने के लिए हम नवीन संबंधों का निर्माण करते हैं, और अन्य समूह से संघर्ष करने वाले समूह अपने अस्तित्व के लिए निरंतर सजग व जागरूक रहते हैं ताकि उनका समूह का अस्तित्व बना रह सके, इसके लिए वे सतत प्रयासरत रहते हैं। तो इस प्रकार संघर्ष हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, निरंतर सजगता उत्पन्न करता
है, हमारे अंदर हम की भावना उत्पन्न करता है, ताकि हम वह समूह के साथ में संघर्ष कर विजयी हो सके। संघर्ष समूह के संरक्षण में भी सहायक होता है। विघटनकारी संयंत्रों से बचने के लिए समूह ऐसे संघर्षों को प्रोत्साहन दे सकता है जो एकीकरण में सहायक हो। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में उदाहरण दिया कि कई बार ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध की घोषणा कर देता है। तो विघटनकारी संयंत्रों को से बचने के लिए समूह ऐसे संघर्षों को प्रोत्साहन दे सकता है। कई बार राजनेता लोग भी इस प्रकार के प्रोत्साहन दे सकते हैं, रॉयट्स करा देते हैं और ताकि उनका मुद्दे से ध्यान भटक सके। तो ये संघर्ष कई बार समाज के अंदर, समूह के अंदर आर्टिफिशियल एकीकरण उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। कोज़र की जब हम बात करते हैं, कोज़र के अनुसार संघर्ष की अनेक कुछ लोगों ने कोज़र के विचारों के साथ सहमति अपनी प्रकट की है और कुछ ने आलोचना भी की है। बाह्य समूह से संघर्ष होने पर समूह में आंतरिक संगठन उत्पन्न होता है और सामाजिक नियंत्रण, नियम पालन तथा अनुशासन में वृद्धि हो जाती है। कोज़र के अनुसार सामाजिक संबंधों में जब कोई अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले संघर्ष से सुरक्षा करने का एक साधन तो है ही, स्वयं सामाजिक संरचना में निहित होता है। ये संस्थाकरण व सहिष्णुता के द्वारा होता है। लोगों ने आलोचना की कि कोज़र ने कहा कि सामाजिक संबंधों में जिन कारणों से गड़बड़ होती है उन कारणों से संघर्ष से सुरक्षा, संघर्ष एक साधन के रूप में, एक मीन के रूप में यूज़ हो सकता है ताकि सामाजिक संबंधों में स्थायित्व आ सके। लेकिन समाजशास्त्री कहते हैं कि स्वयं सामाजिक संरचना में ही ऐसे साधन निहित होते हैं जिन्हें हम नियम कहते हैं, कायदा, जिन्हें हम कानून कहते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं कहते हैं। वे हमारे संबंधों को नियंत्रित करती है और इनका संस्थाकरण हो जाता है, संस्थाएं बन जाती हैं और ये सहिष्णुता के द्वारा ही उनको नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है। तो यानी वो संघर्ष को सामाजिक एकता उत्पन्न करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। कोज़र की आलोचना करते हुए रेक्स कहते हैं कि कोज़र के अनुसार संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो शक्ति संतुलन प्रकट होता है उसके आधार पर आदर्शों की उत्पत्ति होती है। कोज़र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि संघर्ष बहुधा प्रचलित आदर्शों को पुनः शक्ति प्रदान करने में सहायक होता है या फिर नवीन आदर्शों की उत्पत्ति में योगदान देता है। इस दृष्टि से संघर्ष नवीन परिस्थितियों के अनुकूल आदर्शों का सामंजस्य करने का तंत्र है। एक गतिशील समाज संघर्ष से लाभ उठाता है क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार आदर्शों की उत्पत्ति और परिष्कार करने में सहायता करके परिवर्तित दशाओं में इसकी निरंतरता का विश्वास दिलाता है। यहाँ रेक्स एक्चुअली आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो कोज़र को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संघर्ष जो है आदर्शों, शक्ति संतुलन को प्रकट करता है। और उन्होंने कहा कि कोज़र कहते हैं संघर्ष बहुधा प्रचलित आदर्शों के कारण होता है और उन आदर्शों को लेकर दो समूहों में संघर्ष होता है और पुनः उन्हीं आदर्शों को शक्ति प्रदान भी की जाती है या फिर सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है तो नए आदर्शों की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन उत्पन्न करने में भी संघर्ष सहायता प्रदान करता है। और उन्होंने कहा कि जो गतिशील समाज है वो संघर्ष का लाभ उठाकर विकास की ओर ही अग्रसर होते हैं। रेक्स कहते हैं कि कोज़र के कथन से सिद्ध होता है कि सामाजिक संबंधों का मुख्य कारण शक्ति संतुलन है और आदर्शात्मक संरचना इस कारक पर आश्रित चर है। तो रेक्स इस बात पर अंडरलाइन करते हैं कि कोज़र ने कहा है कि शक्ति संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है और इसी शक्ति संतुलन पर ही आदर्शात्मक संरचना आधारित है। अतः यह उचित होगा कि हम समाज का विश्लेषण आदर्शों की व्याख्या के स्थान पर शक्ति संतुलन या उसके आधारभूत कारक संघर्ष से प्रारंभ करें। रेक्स कोज़र के इस कथन से स्वीकृति दर्शाते हैं और संबंधों की घनिष्ठता और अंतःक्रिया की निरंतरता संघर्ष को अधिक विघटनकारी बना देती है। ये संघर्ष समूह के विशिष्ट खंड से संबंधित होती है। तो ये इन्होंने कहा कि रेक्स ने कहा कि कोज़र की बात से हम समर्थन रखते हैं कि शक्ति संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर ही हमें समाज को समझना चाहिए। पर रेक्स यह भी कहते हैं कि घनिष्ठता और अंतःक्रिया की निरंतरता संघर्ष को अधिक विघटनकारी बना देती है।
डेरेनडॉर्फ ने भी कोजर के इस कथन की पुष्टि की है, परंतु रेक्स के विचार से कोजर और डेरेनडॉर्फ दोनों इस तथ्य की उपेक्षा की है कि संघर्ष एक संस्था या खंड से दूसरी संस्था के क्षेत्र में फैल जाता है। धार्मिक क्षेत्र का संघर्ष आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच जाता है, जैसा कि मैक्स वेबर ने भी व्यक्त किया। रेक्स का कथन है कि खंडात्मक समाजों में भी संघर्ष उसी प्रकार फैल सकता है जिस प्रकार खंडहीन समाजों में। यहाँ रेक्स कहना क्या चाहते हैं कि कोजर और डेरेनडॉर्फ कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में अगर संघर्ष हो रहा है वो केवल आर्थिक क्षेत्र को ही प्रभावित करेगा, लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है। ये संघर्ष एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी फैल जाता है। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में यदि कोई संघर्ष है, उस औद्योगिक क्षेत्र का संघर्ष धर्म तक पहुंच सकता है, राजनीति तक पहुंच सकता है, पारिवारिक जीवन तक भी पहुंच सकता है। रेक्स ने कोजर के इस कथन की भी आलोचना की है कि संघर्ष उन समूहों को परस्पर निकट ले आता है जो सामान्य शत्रु के विरुद्ध होते हैं। कोजर की यह मान्यता सिद्ध करती है कि मानव सामाजिक जीवन तदर्थ या काम चलाओ संधियों या गठबंधन पर चल रहा है। रेक्स के अनुसार कोजर का यह विचार अमेरिकी कांग्रेस की राजनीति की चलती फिरती व्यवस्था से प्रभावित है। रेक्स को लगता है कोजर ने जो ये एनालिसिस किया है कि सामान्य शत्रु के विरुद्ध होने वाली बात, तो इन्होंने ये कहा केवल अमेरिकन गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने एक चलती फिरती व्यवस्था की चर्चा की है। तो इस प्रकार इन लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। कोजर और उनके समर्थक संघर्ष की व्याख्या को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत करने के दोषी माने जाते हैं। रेक्स ने कोजर के इस विचार की भी आलोचना की है कि संघर्ष सुरक्षात्मक वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है। यह कर्ता के लक्ष्य का विस्थापन है, जिससे वह असंतोषजनक परिस्थिति का समाधान करने की अपेक्षा उससे उत्पन्न तनाव का निरसन कर देता है। रेक्स के अनुसार कोजर की यह मान्यता पार्सन्स की आदर्शहीनता के विचार के सदृश है, जिसके अनुसार एक निराश या असफल कर्ता कुछ विकल्पों में से चुनाव करता है। रेक्स का कथन है कि पार्सन्स यह भूल जाते हैं कि विकल्पों को और देखने के बजाय कर्ता अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सशक्त प्रयत्न कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रयत्न में उसकी सामूहिक संतुलन बिगड़ जाए या दुविधा की स्थिति में फंस जाए। रेक्स ये स्वीकार करते हैं कि बहुत से संघर्ष वास्तव में कोजर के द्वारा बताई गई दिशा में हमें ले तो जाते हैं, लेकिन सारे ही संघर्ष उस दिशा में जाएं ऐसा अनिवार्य नहीं है। यानी कि रेक्स को कोजर की सेफ्टी वॉल की अवधारणा से आपत्ति है और ये कहते हैं कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, और कहते हैं इससे तो ऐसा लगता है कर्ता बहुत कमज़ोर है और कर्ता को यदि कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता है तो वह संघर्ष की ओर चला जाता है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कई बार कर्ता बहुत भरसक प्रयास कर बिना संघर्ष की ओर गए भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। कोहेन ने मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांत की समीक्षा करते हुए लिखा है कि केवल समूह संघर्ष ही परिवर्तन की पर्याप्त दशा नहीं है। विभिन्न समूहों के संघर्ष क्रांति से नहीं सौदेबाजी समझौते से भी दूर होते हैं। पंच निर्णय भी एक उपाय है। यदि समूहों की शक्ति लगभग समान हो तो संघर्ष परिवर्तन को जन्म देने के स्थान पर उसे रोकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कोहेन कहते हैं कि संघर्ष सदैव क्रांति में परिवर्तित हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। सौदेबाजी से भी सौदेबाजी हो, समझौते हो, ये भी अनिवार्य नहीं है। कई बार पंच मिलकर निर्णय ले सकते हैं और कई बार यदि दोनों ही समूह बराबर के शक्तिशाली हैं तो उनमें संघर्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कोहेन ने संघर्ष और लड़ाई में अंतर किया है। संघर्ष उस दशा का नाम है जब एक समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति इस ढंग से करता है कि दूसरे समूह के उद्देश्यों की पूर्ति न हो सके, यानी वह दूसरे समूह को हानि पहुंचाना चाहता है। लेकिन लड़ाई का अर्थ है दूसरे पक्ष की शक्ति कम करना या उसे समाप्त करना, संघर्ष के स्रोतों को ही मिटा देने का प्रयास करता है। इस प्रकार संघर्ष लड़ाई को जन्म दे सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि संघर्ष या लड़ाई के बिना परिवर्तन न हो। कोहेन यह स्वीकार करते हैं कि संघर्ष परिवर्तन में सहायक है, परंतु हर परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना आवश्यक नहीं है। तो कोहेन ने संघर्ष